हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप के एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का क्या फेज रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, प्योर रेसिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट का क्या फेज रिलेशन है, उसी तरह से प्योर इंडक्टर के केस में, प्योर कैपेसिटर के केस में। इसके बाद हम लोग सीरीज आरएल सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, सीरीज आरसी सर्किट को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट के फेज रिलेशन को देखेंगे। फेजर डायग्राम कैसे बनाया जाता है, रेजोनेंस क्या होता है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक प्योर रेसिस्टर लेना है। तो प्योर रेसिस्टर में हम लोगों ने एसी एक्साइटेशन दे दिया है, जिसकी वजह से आई ऑफ टी करंट फ्लो कर रही है। मान लेते हैं कि मेरा आई ऑफ टी रेफरेंस है, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं आई एम साइन ओमेगा टी स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से होता है। आई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट करंट। और वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर हम रेसिस्टर की बात करें तो करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं वी ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी इंटू आर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम यहाँ पर आई ऑफ टी का वैल्यू पुट करें तो वी ऑफ टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी इंटू आर। अब ये आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। इसको अगर हम रेसिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा, यानी आई एम इंटू आर को हम लोग वी एम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को वी ऑफ टी का वैल्यू कितना आ गया, वी एम साइन ओमेगा टी। यानी अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही साइन का इक्वेशन है, दोनों ही का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो यहाँ पर भी कोई फेज एंगल नहीं था, यहाँ पे भी कोई फेज एंगल नहीं है। फाई का वैल्यू दोनों ही केस में 0 है। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट प्योर रेसिस्टर के केस में सेम फेज में होता है और फेज एंगल फाई का वैल्यू 0 हो जाता है। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए से समझा है। देखिए, सेम फेज का मतलब क्या होता है कि जब दो क्वांटिटीज सेम टाइम में अपना मैक्सिमम, अपना जीरो, अपना नेगेटिव मैक्सिमम अटेन करती है तो उन दोनों क्वांटिटीज को हम लोग सेम फेज में कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कोई भी एक क्वांटिटी को रेफरेंस मानना है। मान लेते हैं कि हम लोगों ने करंट को रेफरेंस माना था, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसी डायरेक्शन में मेरा वोल्टेज भी हो जाएगा। यानी वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, दोनों के बीच में फेज एंगल 0 है। और अगर हम इस केस में पावर फैक्टर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे प्योर इंडक्टर के बारे में। तो प्योर इंडक्टर को जब हम लोग एसी एक्साइटेशन देंगे वी ऑफ टी, तो एक करंट आई ऑफ टी फ्लो करेगी। मान लेते हैं कि मेरा करंट को हम लोग रेफरेंस मान रहे हैं, जिसका इक्वेशन होता है आई ऑफ टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर के केस में वी एल का जो वैल्यू होता है वो एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है। तो अब अगर हम आई ऑफ टी का इक्वेशन इस डिफरेंशियल टर्म में पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, वी ऑफ टी का वैल्यू आ जाएगा एल इंटू डी बाई डी टी और आई ऑफ टी के जगह में आई एम साइन ओमेगा टी हम लोग पुट कर देंगे। जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम मेरा कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा और डेरिवेशन में चूंकि ओमेगा था तो ओमेगा को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और साइन का डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास ओमेगा एल टर्म जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके अलग से लिख दे रहे हैं। आई एम अपने जगह पर रह गया, कॉस ओमेगा टी अपने जगह पर रह गया। तो ओमेगा इंटू एल का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं एक्सएल होता है, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। तो ओमेगा एल के जगह में हम लोग एक्स एल पुट कर दिए हैं, आई एम को एज इट इज रहने दिए हैं, कॉस ओमेगा टी को एज इट इज रहने दिए हैं। तो अब देखिए, आप अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को एक्सएल से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा। यानी आई एम इंटू एक्सएल का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एम लिख सकते हैं। तो वी ऑफ टी का इक्वेशन क्या आ रहा है, वी एम कॉस ओमेगा टी। लेकिन रेफरेंस जब हम लोगों ने करंट को लिया था तो साइन में लिया था। तो एक क्वांटिटी साइन में हो और दूसरी क्वांटिटी कॉस में हो तो इस तरह से हम लोग फेज रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एज पर ट्रिगो हम लोग जानते हैं कि कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं।
तो अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग फेज के लिए कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, यहां भी ओमेगा है, यहां भी ओमेगा है, ठीक है, लेकिन इसका 0 है, साइन ओमेगा टी प्लस 0 है ना, और यहां पर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। यानी वोल्टेज जो है V ऑफ टी वो करंट से 90 डिग्री से लीड कर रहा है। यानी प्योर इंडक्टर के केस में V ऑफ टी लीड्स I ऑफ टी बाय 90 डिग्री। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ के जरिए से समझाने की कोशिश की है। ये रेफरेंस मेरा करंट है I ऑफ टी, और जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है वो मेरा वोल्टेज है। तो आप देख सकते हैं कि अभी करंट 0 पे है और वोल्टेज अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है, और जब तक ये 0 पे पहुंच रहा है, V ऑफ टी जब 0 पे पहुंच रहा है तब जाकर ये अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि फेज एंगल जो है वो 90 डिग्री है दोनों के बीच में, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से बाय 90 डिग्री। इसी चीज को अगर हम लोग फेजर डायग्राम से बनाना चाहें तो फेजर डायग्राम में क्या करना पड़ेगा, किसी एक क्वांटिटी को आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा। चूंकि करंट को हम लोगों ने एंगल 0 पे रखा है इसलिए करंट को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, और इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज। तो करंट रेफरेंस के डायरेक्शन में हो गया और उससे 90 डिग्री लीड करने के लिए हम लोगों ने वोल्टेज को बना दिया। तो इस तरह से यहां पर हम लोगों का फेज एंगल 90 डिग्री हो रहा है। अगर इस केस में हमको पावर फैक्टर निकालने के लिए बोला जाता तो हम क्या करते हैं, कॉस ऑफ फाई का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा प्योर इंडक्टर के केस में पावर फैक्टर 0 होता है, फेज एंगल 90 डिग्री होता है, वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट जो हम लोगों का तीसरा सर्किट है वो है प्योर कैपेसिटर। तो प्योर कैपेसिटर को भी हम लोगों ने उसी तरह से एसी एक्साइटेशन दिया है जिसकी वजह से करंट आई ऑफ टी फ्लो कर रही है। देखिए इस बार हम लोग वी ऑफ टी को रेफरेंस मान रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब हम लोग करंट और वोल्टेज का रिलेशन लिखते हैं कैपेसिटर के केस में तो करंट का फॉर्मूला होता है C इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। तो ये थोड़ा आसान पड़ेगा। अगर आप करंट को रेफरेंस मानेंगे और वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे तो इंटीग्रेशन वगैरह आ जाएगा, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी वजह से प्योर कैपेसिटर के केस में आप क्या करेंगे, वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे। वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे, करंट और वोल्टेज का रिलेशन लिखेंगे, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव टर्म है उसमें हम लोग इस वाले वोल्टेज को पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा आई ऑफ टी, सी एज इट इज रहेगा, डी बाई डी टी एज इट इज रहेगा, और वी ऑफ टी के जगह में हम लोग वी एम साइन ओमेगा टी पुट करेंगे। फिर से पिछले बार की तरह हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो वी एम टर्म जो है वो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई ऑफ टी का वैल्यू क्या हो गया, वी एम सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ओमेगा सी टर्म को अलग कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 बाई ओमेगा सी। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग 1 बाई करके इसको यहाँ पे लिख दिए, 1 बाई ओमेगा सी करके। आप ऊपर भी लिख सकते हैं इनटू करके 1 डिवाइडेड बाई समथिंग लिखिएगा तो इतना ही होता है। ये दोनों टर्म सेम ही है। आप सी इंटू ओमेगा लिखिए या फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी लिखिए, एक ही बात हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी एम 1 बाई ओमेगा सी की जगह में एक्सी पुट कर सकते हैं। एक्सी पुट कर दिया हम लोगों ने। अब चूंकि वोल्टेज को हम लोगों ने साइन में लिया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, इसको भी साइन में लाना पड़ेगा। तो कॉस से साइन में जाने के लिए फिर से हम लोग वही काम करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री कर देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा जरा सा, यहाँ पे आई ऑफ टी, यहाँ पे क्या था, वी एम था और डिवाइडेड बाई एक्सी था। तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा। जब मैक्सिमम वोल्टेज को हम लोग एक्सी से डिवाइड करेंगे तो हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो वी एम डिवाइडेड बाई एक्सी को हम लोग आई एम लिख सकते हैं। तो अब फाइनली मेरा दोनों इक्वेशन रेडी हो गया है कि आई ऑफ टी का वैल्यू हो गया आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और वी ऑफ टी का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था वी एम साइन ओमेगा टी। तो अब देखने ही से पता चल रहा है कि इस बार मेरा करंट जो है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है वोल्टेज से। तो इसको भी ग्राफ के जरिए से हम लोग समझाए हैं। तो इस बार जो मेरा वोल्टेज है उसको हम लोगों ने रेफरेंस माना है। वोल्टेज देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, रेफरेंस है ये, और करंट जो है वो लीड कर रहा है। तो करंट लीड करने का मतलब करंट पहले ही से अपना, जब ये 0 पे था तभी अपना मैक्सिमम वैल्यू गेन कर चुका था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि करंट जो है लीड कर रहा है।
इसी चीज को अगर हम फेजर डायग्राम से बनाएंगे तो चूंकि इस बार वोल्टेज को हम लोगों ने रेफरेंस माना हुआ है, तो वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस लेंगे और इसी से 90 डिग्री लीडिंग हम लोगों को करंट बनाना पड़ेगा। तो इस बार अगर आपसे कोई पूछता है कि प्योर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, जिसको हम लोग फेज एंगल कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बोलना है 90 डिग्री। और पावर फैक्टर अगर कोई पूछेगा तो हम जानते हैं cos फाई यानी कि cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो, पावर फैक्टर का वैल्यू 0 होता है। प्योर रेसिस्टर के केस में पावर फैक्टर यूनिटी होता है। अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में फेज रिलेशन ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखा है और हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल 0 होता है, यानी वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है। उसी तरह से प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर के केस में फेज एंगल 90 डिग्री होता है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री, पावर फैक्टर 0 रहेगा। और कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, इसमें भी पावर फैक्टर 0 रहेगा। तो अब हम लोगों को डिस्कस करना है फेज रिलेशन ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज आरएल सर्किट बनाएंगे जिसको हम लोग एसी एक्साइटेशन देंगे, जिसकी वजह से एक इंस्टैंटेनियस करंट आई ऑफ टी सर्किट में फ्लो कर रही होगी। रेसिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा होगा उसको हम लोग V सफिक्स R कहेंगे। इंडक्टर के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा होगा उसको हम लोग V सफिक्स L कहेंगे। तो इस सर्किट का अगर इम्पिडेंस देखा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R प्लस जे ओमेगा एल या फिर R प्लस जे एक्सएल, ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से अगर हम फेज एंगल निकालना चाहें तो फेज एंगल का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी टर्म डिवाइडेड बाय रियल टर्म। तो tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल डिवाइडेड बाय R लिख सकते हैं। और ये जो मेरा सप्लाई वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो VR और VL दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो हम लोग यहां से अगर V ऑफ t का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो उसको लिख सकते हैं अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो यहाँ पे VR का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू आर, वेयर I इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड VL का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू जे ओमेगा एल या I इंटू एक्सएल आप कह सकते हैं। तो इस तरह से V ऑफ t की वैल्यू हो जाएगी I इंटू आर प्लस जे ओमेगा एल, वेयर R प्लस जे ओमेगा एल इज नथिंग बट इम्पिडेंस Z। अब इस सर्किट का अगर हमको वेक्टर डायग्राम बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कि आपको रेफरेंस लेना है। तो मान लेते हैं कि मेरा जो करंट है वो रेफरेंस है। करंट ही के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेसिस्टर VR हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है I इंटू आर। और हम जानते हैं, अब तक हम लोगों ने वीडियो में पीछे डिस्कस किया है कि करंट और इंडक्टिव ड्रॉप के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल होता है, यानी VL जो है वो इस करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो हम लोग VL को इस तरह से बना देंगे, 90 डिग्री लीडिंग बना देंगे। अब VR और VL ये दोनों का वेक्टर सम या ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो मेरा टोटल वोल्टेज V ऑफ t हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये वाला फेजर डायग्राम बनाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले करंट को रेफरेंस लिया, VR को करंट के डायरेक्शन में ड्रॉ किया, दोनों सेम फेज में रहेगा। VL जो है वो करंट से 90 डिग्री लीडिंग रहेगा और VL और VR के रिजल्टेंट को हम लोग टोटल वोल्टेज V ऑफ t कहेंगे। चूंकि इस ट्राइंगल में सारी ब्रांचेस वोल्टेज को इंडिकेट कर रहे हैं, ये देखिए VR वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है, VL वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है, ये टोटल वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है। तो इस ट्राइंगल को हम लोग वोल्टेज ट्राइंगल कह सकते हैं। और इसमें से अगर हर ब्रांच से हम I कॉमन ले लें तो ये सिर्फ R बच जाएगा, ये सिर्फ XL बच जाएगा और ये सिर्फ Z बच जाएगा। पहले ये I इंटू Z था, I कॉमन ले लेने के बाद सिर्फ Z बच जाएगा। तो अब सारी ब्रांचेस अपोजिशन को, रेसिस्टेंस को इंडिकेट करेंगी, R, XL और Z को। तो उस वक्त हम लोग इसको कह सकते हैं इम्पिडेंस ट्राइंगल। तो ये हम लोगों का सीरीज RL सर्किट हो गया। तो सीरीज RL सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी मेरा वोल्टेज जो है वो करंट से लीड कर रहा है बाय एंगल फाई, लेकिन इस बार फाई का वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगा बल्कि 90 डिग्री से कम होगा। क्योंकि इस सर्किट में मेरे पास दो चीज है, रेसिस्टर है
और इंडक्टर है। अगर रेसिस्टर की वैल्यू आर की वैल्यू एक्सएल से बहुत ज्यादा होगी तो फेज एंगल लगभग 0 के बराबर होगा और पावर फैक्टर लगभग यूनिटी हो जाएगा। जितना ज्यादा आर होगा पावर फैक्टर क्लोज टू यूनिटी पहुंचता चला जाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी तो मेरा फेज एंगल लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा और पावर फैक्टर जो है वो 0 के करीब पहुंच जाएगा होगा। सीरीज आरएल सर्किट में करंट के लैग करने की वजह से पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का होगा। नेक्स्ट हम लोगों का सर्किट है सीरीज आरसी सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज आरसी सर्किट का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इसको हम लोग एसी वोल्टेज से सप्लाई देंगे जिसकी वजह से एसी करंट सर्किट में फ्लो कर रही होगी। तो इस सर्किट का इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर माइनस जे एक्स सी। अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो Z इज इक्वल टू आर प्लस 1/j ओमेगा सी भी लिख सकते हैं क्योंकि XC का वैल्यू 1/ओमेगा-c होता है। J न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि J स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, J से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पर J स्क्वायर आने की वजह से वो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। या अगर आप इसको न्यूमरेटर ही में लिखते तो R माइनस जे बाई ओमेगा सी भी लिख सकते थे। तो इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सीरीज आरसी सर्किट में Z का वैल्यू R माइनस जे एक्स सी भी लिखा जा सकता है, R प्लस 1/j ओमेगा सी भी लिखा जा सकता है या फिर R माइनस जे बाई ओमेगा सी भी लिखा जा सकता है। सीरीज आरसी सर्किट के केस में फेज एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म कौन सा है, माइनस ऑफ एक्सी है तो माइनस ऑफ एक्सी बाय रियल R। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फेज एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्सी बाई आर। और अगर आप एक्सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा-c पुट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 1/ओमेगा-cr। तो इस तरह से फेज एंगल निकाला जाता है। जो टोटल वोल्टेज है V ऑफ t वो VR और VC के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो VR का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर, यानी करंट की मैग्नीट्यूड निकालनी होगी, उसको आपको रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो रेसिस्टिव ड्रॉप निकल जाएगा। उसी तरह से VC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही करंट को अगर आप XC से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। तो इसमें से अगर हम लोग ये लिखना चाहें तो I कॉमन ले सकते हैं, R प्लस 1/j ओमेगा सी लिख देंगे, या फिर J को अगर न्यूमरेटर में लिखना चाहेंगे तो I इंटू आर माइनस जे बाई ओमेगा सी हो जाएगा। तो ये छोटा सा डेरिवेशन आपको एग्जाम में दिखलाना है और उसके बाद आपको फेजर डायग्राम बनाना है। मेन फेजर डायग्राम होता है। फेजर डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करंट को रेफरेंस ले लेंगे। करंट को रेफरेंस लेने के बाद जो रेसिस्टिव ड्रॉप होगा I इंटू आर वो करंट के साथ सेम फेज में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। और जो कैपेसिटिव ड्रॉप होगा VC, हम जानते हैं कि VC जो है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, तो नीचे की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको VC ड्रॉ करना होगा और VR और VC का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा टोटल वोल्टेज V ऑफ t हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस बार मेरा करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, यानी हम कह सकते हैं I ऑफ t लीड्स वोल्टेज V ऑफ t बाय एन एंगल फाई विच इज लेस देन 90 डिग्री। अब यहां पे एक बात समझने वाली ये है कि अगर सर्किट में XC का वैल्यू से रेसिस्टर का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो फेज एंगल लगभग 0 के बराबर होगा और पावर फैक्टर लगभग यूनिटी के बराबर होगा। और अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होगा XC के कंपेयर में तो हम कह सकते हैं कि मेरा फेज एंगल जो है वो लगभग 90 डिग्री के बराबर होगा और पावर फैक्टर मेरा 0 हो जाएगा। तो ये लास्ट सर्किट है जिसको हम लोग सीरीज RLC सर्किट कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इस बार सर्किट डायग्राम में रेसिस्टर भी रहेगा, इंडक्टर भी रहेगा, कैपेसिटर भी रहेगा और तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हम AC सप्लाई देंगे जिसकी वजह से I ऑफ t करंट सर्किट में फ्लो कर रही होगी। तो इस बार Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, R प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-c, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, R प्लस जे कॉमन XL माइनस XC भी लिखा जा सकता था। XL के जगह में ओमेगा एल लिख दिए हैं और माइनस का साइन है और XC के जगह में 1/ओमेगा-c लिख दिए हैं। तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी में कौन कौन है मेरे पास, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-c है
तो वो इमेजिनरी टर्म न्यूमरेटर में हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, रियल में r है तो tan इनवर्स ओमेगा l माइनस 1 बाई ओमेगा c डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। ये फेज एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा सीरीज RLC सर्किट के केस में। और चूंकि जो टोटल वोल्टेज है वो VR, VL और VC तीनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, J इंटू I इंटू XL प्लस I इंटू 1 बाई जे ओमेगा सी। तो ये सब को कॉमन लेने के बाद आपको क्या बचेगा, V इज इक्वल टू I इंटू R प्लस जे XL माइनस XC। सिंपली V इज इक्वल टू I इंटू Z होना चाहिए, Z का वैल्यू ये होता है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इतना तो हम लोगों को पिछले 5 सर्किट को डिस्कस करने से ये तो पता चल गया है कि इंडक्टर और कैपेसिटर बिल्कुल अपोजिट नेचर का होता है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट से, जबकि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से। तो यहाँ पे दोनों चीज है जब, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसका इफेक्ट ज्यादा है। तो हम लोग 3 अजम्पशन मानेंगे। पहला अजम्पशन ये होगा कि XL बड़ा है XC से, दूसरा अजम्पशन ये होगा कि XC बड़ा है XL से, और तीसरा अजम्पशन ये होगा कि दोनों बराबर है तब। तो इसमें 3 फेजर डायग्राम बनेगा। तो पहला हम लोग बना रहे हैं कि XL इज ग्रेटर देन XC। तो सेम है, सबसे पहले हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया I ऑफ t को। I ऑफ t और VR दोनों सेम फेज में होने की वजह से एक ही डायरेक्शन में होंगे। VL चूंकि XL की वैल्यू बड़ी है इसलिए VL भी बड़ा हो जाएगा, और ये 90 डिग्री लीड करेगा I ऑफ t को, और VC 90 डिग्री लैग करेगा बट इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। अब चूंकि VL और VC दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और रिजल्टेंट जो बचेगा वो ऊपर की तरफ बचेगा, यानी VL ज्यादा होगा। तो ऊपर का ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे VL माइनस VC, ठीक है। और जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे यानी जो टोटल वोल्टेज होगा वो फेजर सम हो जाएगा VR एंड VL माइनस VC का, यानी ऊपर की तरफ वोल्टेज लीड करेगा करंट से बाय एन एंगल फाई। तो सीरीज RLC सर्किट में अगर XL बड़ा होगा तो वोल्टेज लीड करेगा करंट से बाय एन एंगल फाई। तो फाई का फॉर्मूला इस वोल्टेज ट्रायंगल से भी निकाला जा सकता है। अगर हम फाई का वैल्यू लिखना चाहें तो tan इनवर्स VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है P बाई B। P के जगह में मेरा VL माइनस VC है और B के जगह में VR है, तो फाई का वैल्यू tan इनवर्स VL माइनस VC बाई VR हो जाएगा। I को कॉमन निकाल के अगर कैंसिल कर दें तो tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R भी हो जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स होगा जब XC XL से बड़ा हो जाए। तो कैसे फेजर डायग्राम बनाएंगे, करंट को ले लेंगे रेफरेंस में, VR और करंट सेम फेज में होगा। VL 90 डिग्री लीड करेगा I ऑफ t से, बट इस बार चूंकि XC का वैल्यू ज्यादा है XL का वैल्यू कम है, इस वजह से VL का वैल्यू कम होगा। तो मैग्नीट्यूड आपको VL का छोटा रखना है, और चूंकि XC का वैल्यू ज्यादा है तो VC का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। तो इस बार ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना चाहेंगे, लेकिन इस बार जो VC है वो बड़ा होने की वजह से रिजल्टेंट जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, और ये जो पोर्शन है यहां से लेकर के यहां तक उसका वैल्यू हो जाएगा VC माइनस VL, और VR एंड VC माइनस VL के रिजल्टेंट को हम लोग टोटल वोल्टेज V ऑफ t कहेंगे। तो इस बार देखने से क्या पता चल रहा है कि इस बार मेरा करंट फाई एंगल से V ऑफ t से लीड कर रहा है, यानी सीरीज RLC सर्किट के केस में अगर XC बड़ा होगा, जाहिर सी बात है होना भी चाहिए था, क्योंकि XC बड़ा है यानी कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है, तो इस बार करंट को लीड करना चाहिए था। तो देखिए करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल फाई, और फाई का फॉर्मूला अगर यहां से आप लिखना चाहें इस वोल्टेज ट्रायंगल से, तो फाई का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं tan इनवर्स VC माइनस VL, है ना। पिछले बार VL माइनस VC था, चूंकि इस बार VC बड़ा है इसलिए VC माइनस VL डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप लिखना चाहें I को कॉमन निकालने के बाद तो tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। तो ये 2 केस हो गए। तीसरा केस काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस में अगर XC और XL दोनों बराबर रहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट को रेफरेंस ले लेंगे। VR और I ऑफ t दोनों सेम फेज में होगा। VL 90 डिग्री लीड करेगा I ऑफ t से, VC 90 डिग्री लैग करेगा I ऑफ t से। चूंकि इस बार दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है XC और XL का, इसलिए VL और VC का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और अल्टीमेटली
V ऑफ टी एंड I ऑफ टी सेम फेज में आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को जब XC और XL बराबर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। यानी AC सर्किट में अगर XC और XL दोनों इक्वल हो जा रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। और इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि AC सर्किट प्योरली रेसिस्टिव नेचर का हो जाता है। एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो जाता है, फेज एंगल 0 हो जाता है, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है। तो कई डेफिनेशन दिया जा सकता है रेजोनेंस का। चूंकि इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में था और रेजोनेंस आया है, इसलिए इस रेजोनेंस को हम लोग सीरीज रेजोनेंस कहेंगे। और किस वजह से आया है? तो फ्रीक्वेंसी की वजह से आया है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कोई ऐसी होगी जिसमें XL और XC की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से XL बढ़ता है और XC घटता है, और फ्रीक्वेंसी के घटाने से XL घटता है और XC बढ़ता है। तो कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर XL और XC बराबर हो जाएगी, उस कंडीशन में रेजोनेंस आएगा। और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को सॉल्व करके जो फॉर्मूला आया है कि F0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट LC, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काफी डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर किया है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट को, प्योर इंडक्टिव सर्किट को, प्योर कैपेसिटिव सर्किट को, उसके बाद सीरीज RL, सीरीज RC, सीरीज RLC, रेजोनेंस कंडीशन को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर टुडे।